हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्स मेट का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को ये पता चल गया था कि लैन वांगजी उसका मेट है और वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लेकिन जिसके बाद लैन वांगजी ने उसके साथ बहुत ही रूडली बात किया और उसे ऑफिस रूम से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी विंग मायूस नहीं हुआ और वो बहुत ही हैप्पीली उछलते कूदते हुए अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था। अब इसके बाद विंग, जो कि अभी भी खुशी के मारे उछलते कूदते हुए अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कोई आया, वो भी बहुत ही स्पीड में। उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाकर बंद कर दिया। उसने विंग को एक बेंच पर बैठा दिया। विंग, जो कि अभी पूरे शॉक्ड में था, उसे ये पता ही नहीं चला कि उसे किसने यहाँ तक लाया है और अभी वो खुद को एक बेंच पर बैठा हुआ देखता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही विंग ने देखा कि उस पर्सन ने क्लासरूम के डोर को बंद किया, तो विंग ने उस पर्सन से पूछा, हे तुम कौन हो। इससे आगे कि वो और कुछ बोल पाता, जब वो पर्सन थोड़ा और आगे बढ़ा तो विंग ने उसका चेहरा देखा। ये कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी था। विंग के मुंह से निकला, सर। लैन वांगजी को अपनी तरफ देखते हुए देख विंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लेता है। विंग अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, मेरा मेट मुझे एक खाली क्लासरूम में लाया है। वो क्या करना चाहता है? क्या वो मेरे साथ कुछ करने वाला है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा मेट एक वैम्पायर है, वो भी इस पूरे यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। इसके बाद विंग खुद को प्रेस करते हुए कहता है, विंग तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो। इतना सोचते हुए उसका फेस लाल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी धीरे धीरे विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। विंग अभी जिस बेंच पर बैठा हुआ था, उस बेंच के पास आकर लैन वांगजी विंग के दोनों तरफ अपना हाथ रख देता है। इसके बाद लैन वांगजी विंग से कहता है, मैं तुम्हें अपना मेट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और किसी को भी ये बात मत बताना कि हम मेट्स हैं। दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने ही अजीब अजीब इमेजिनेशन में खोया हुआ था, जैसे ही उसने लैन वांगजी की आवाज़ सुनी और उसे ये समझ में आया कि वांगजी के बातों का मतलब क्या है, तो वो शॉक्ड से अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। इसके बाद विंग लैन वांगजी से क्वेश्चन करते हुए कहता है, लेकिन क्यों? हम मेट्स हैं। जैसे ही मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखा था, मुझे तुरंत ये महसूस हो गया था कि तुम मेरे मेट हो। इससे आगे कि विंग और कुछ बोल पाता, लैन वांगजी कहता है, वी वुशियान। उसकी बात का जवाब देते हुए विंग कहता है, तुम मुझे विंग कह सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। उसकी बात का जवाब देते हुए लैन वांगजी कहता है, मैंने ऑलरेडी ही तुमसे ये कह दिया है कि मैं तुम्हें अपना मेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। उसकी बात सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है। वो लैन वांगजी की ओर देखता है। इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर वांगजी के फेस को छूता है। लैन वांगजी अपनी ठंडी निगाहों से विंग की ओर देखता है। उसकी निगाहें बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और विंग को थोड़ा बहुत उससे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वांगजी के कोल्ड फेस को धीरे धीरे अपने हाथ से रब करने लगता है। विंग का हाथ काफ़ी गर्म था। उसके ऑपोजिट वांगजी, जो कि एक वैम्पायर था, उसका फेस या फिर कहें उसकी पूरी बॉडी ही बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। दूसरी तरफ विंग को भी ये महसूस हो रहा था कि उसका मेट कितना ज़्यादा कोल्ड है। जैसे वो अपनी कोल्ड निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है, वैसे उसका बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही कोल्ड है। इसके बाद हम देखते हैं विंग वांगजी से कहता है, मेट तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा और ना ही किसी को ये बताऊँगा कि हम दोनों एक दूसरे के मेट हैं। इतना कहते हुए विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वो अपने मेट से कोई भी खुशी नहीं पा सकता है। दूसरी तरफ हम लैन वांगजी को देखते हैं, जिसने कि विंग की किसी भी बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इसके बाद वो तुरंत पीछे हटा और दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगा। विंग, जिसका हाथ अभी भी हवा में ही था, वो अभी भी बेंच पर ही बैठा हुआ था। उसने एक बार फिर से लैन वांगजी से सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन क्या मैं तुम्हें हर रोज़ देख सकता हूँ? सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं। लैन वांगजी, जो कि चल रहा था, उसने विंग की बातें क्लियरली सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ फ्यूजियान को एक आखिरी बार देखा
और रूम से बाहर चला गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए और अगले ही पल वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके हार्ट में उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन रोते हुए विंग ने खुद को ये दिलासा देते हुए सोचा, शायद लैन वांगजी के पास खुद की कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं विंग अभी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था। विंग ने सोचा, उसने मुझसे कहा है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि वो मेरा मेट है। इतना सोचते हुए विंग उदास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेंग्याओ, जो कि विंग के पास ही बैठा हुआ था। मेंग्याओ ने विंग को जब देखा कि विंग उदास है तो उसने विंग से पूछा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने उसे जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। उन दोनों की बात सुनकर न्योसेंग विंग से कहता है, बटी ज़्यादा टेंशन मत लो। उसकी बात पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद क्लास में टीचर आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। सभी बच्चे पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे, लेकिन विंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लैन वांगजी पर था। लेकिन विंग ने अपना सिर हिलाकर उसने लैन वांगजी के थॉट्स से बाहर आने की कोशिश की और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की। विंग को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे अब अपना मेट मिल चुका है, लेकिन उसके मेट ने उसे अपने बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। इसके बाद टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं वी वुशियान, मेंग्याओ और न्योसेंग तीनों ही घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग एक साथ कॉलेज के एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी न्योसेंग विंग से कहता है, विंग वैसे उन सीनियर्स का क्या हुआ जिन्होंने तुम्हें बुली किया था? उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, प्रिंसिपल ने उन्हें पनिश किया है, अब वो मुझे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। और साथ ही प्रिंसिपल ने एंटी रैगिंग कमेटी वाले लोगों को भी चेंज कर दिया है। वांगजी को प्रिंसिपल बोलते हुए विंग को थोड़ा झिझक महसूस होती है। उसे ये याद आ रहा था कि वांगजी उसका मेट है, लेकिन फिर उसे अपने दोस्तों के सामने वांगजी को प्रिंसिपल ही बोलना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं मेंग्याओ विंग से कहता है, ओह ये तो अच्छा है, लेकिन हम साथ रहने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी हमें अकेले ना देखे या फिर अकेले देख के हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। उसे जवाब देते हुए न्योसेंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा याओ। दूसरी तरफ विंग, जो कि अपनी ही सोच में गुम था, उसने अपनी सोच से बाहर आते हुए मेंग्याओ और न्योसेंग से पूछा, हे गाइस, क्या तुम लोगों को अपना मेट मिल गया है? मेट? उसकी बात सुनकर न्योसेंग कहता है, क्योंकि इस अचानक सवाल के लिए वो रेडी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं न्योसेंग अपने कलाई पर बंधे लाल धागे की ओर देखता है और अपना मुंह बनाता है। इसके बाद न्योसेंग उदास होते हुए कहता है, नहीं, मुझे अभी तक अपना मेट नहीं मिला है। दूसरी तरफ मेंग्याओ, जो कि विंग की बातें सुनकर ब्लश कर रहा था, उसने अपने कलाई की ओर देखा। इसके बाद उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, हाँ मेरे पास रेड धागा है, लेकिन मैं कभी भी अपने मेट से नहीं मिला हूँ। सच कहूँ तो मैं अपने मेट से मिलना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा मेट कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा। इसके बाद हम देखते हैं न्योसेंग विंग से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा मेट मिल गया विंग? उसकी बात का जवाब देते हुए विंग हड़बड़ाहट में कहता है, ओ नहीं, नहीं मुझे नहीं मिला है। इतना बोलते हुए विंग अपनी कलाई को अपने स्वेटर में छुपाने लगता है ताकि कोई भी उसके हाथ पर बंधे लाल धागे को ना देख सके। इसी तरह बात करते हुए वो तीनों लोग यूनिवर्सिटी के गेट की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक न्योसेंग कहता है, भाई। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर मेंग्याओ और विंग दोनों ही एक साथ उस दिशा में देखते हैं जहां न्योसेंग देख रहा था। इसके बाद विंग न्योसेंग के भाई की ओर देखते हुए और चौंकते हुए कहता है, OMG, ये तो न्यू मिंगजू हैं। मेंग्याओ भी चौंकते हुए कहता है, ओ गॉड न्योसेंग, ये तो तुम्हारा भाई है। दूसरी तरफ न्योसेंग, जिसने कि जैसे ही अपने भाई को देखा था उसने तुरंत बातें करना बंद कर दिया था, और उसी की तरह ही मेंग्याओ भी बिल्कुल चुप हो जाता है। उन दोनों को बिल्कुल चुपचाप देखकर विंग उन दोनों से पूछता है, आखिर तुम दोनों के साथ क्या हुआ? तुम दोनों अचानक इतना ज़्यादा शांत कैसे हो गए? मेंग्याओ उसे जवाब देते हुए कहता है, दरअसल न्योसेंग का भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए हमें उनसे डर लगता है। उसकी बात सुनकर विंग मेंग्याओ से कहता है, ठीक है, वो न्योसेंग का भाई है, इसीलिए न्योसेंग उससे डरता होगा, लेकिन मेंग्याओ तुम उनसे क्यों डरते हो? उसकी बात का जवाब देते हुए मेंग्याओ उसे एक कहानी सुनाते हुए कहता है, तुम्हें पता है विंग, जब मैं और हुसैन 16 साल के थे तब हम दोनों ही मिंगजू गगा को बिना बताए ही पार्क में खेलने चले गए थे
और जिसके बाद हुसैन के काका पार्क में हमें ढूंढते हुए आए। उन्होंने हुसैन को पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा डांटा। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी और तब से ही मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं और ख़ास करके उनकी आवाज़। तुम खुद ही उनका फेस देख सकते हो, उनका फेस कितना ज़्यादा सीरियस होता है। वो कभी भी स्माइल नहीं करते हैं। इसी बात के साथ वो तीनों धीरे धीरे नी मिंगजू के पास बढ़ने लगते हैं। विंग जो कि सबसे सामने था और मेंग्याओ नी हुसैन के साथ विंग के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो तीनों नी मिंगजू के पास पहुँचे, नी मिंगजू ने एक बार नी हुसैन की ओर देखा और इसके बाद उसकी नज़र मेंग्याओ पर पड़ी, जो कि लगातार नीचे घूर रहा था और वो अपनी उंगलियां आपस में ऐसे उलझा रहा था जैसे कि वो उनसे ही खेल रहा हो। इसके बाद हम नी मिंगजू की एक डीप वॉइस सुनते हैं। नी मिंगजू नी हुसैन से कहता है, चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। इतना बोलते हुए नी मिंगजू की नज़र मेंग्याओ पर ही टिकी हुई थी। दूसरी तरफ विंग भी मिंगजू को पहली बार सामने से देखकर मुस्कुराता है और वो झुककर मिंगजू को ग्रीट करता है। नी मिंगजू भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं नी हुसैन विंग को नी मिंगजू से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, गगा ये देखो, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम विंग है। नी मिंगजू सिर्फ हाँ में नोट करता है। इसके बाद हम देखते हैं विंग नी हुसैन और मेंग्याओ से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। इतना बोलकर वो मेंग्याओ और नी हुसैन को बाय कहता है। मेंग्याओ और नी हुसैन दोनों मिलकर एक साथ विंग को बाय कहते हैं और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग को बाय कहने के बाद मेंग्याओ की नज़र मेंगजू के ऊपर पड़ती है, जो कि ऑलरेडी ही मेंग्याओ की तरफ ही देख रहा था। मेंग्याओ और नी मिंगजू दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। तभी हम नी हुसैन की आवाज़ सुनते हैं, तो भाई चलो हम घर चलते हैं। दूसरी तरफ नी हुसैन की आवाज़ सुनकर नी मिंगजू अपने होश में आते हैं और वो नी हुसैन की ओर देखते हैं। इसके बाद नी मिंगजू थोड़ा हकलाते हुए कहते हैं, ओह हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। इतना बोलते हुए अब जाकर उसकी नज़रें मेंग्याओ के ऊपर से हटी थी। इसके बाद वो तीनों लोग कार के अंदर बैठते हैं। नी हुसैन नी मिंगजू के बगल में बैठ जाता है और मेंग्याओ उनके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और वो तीनों लोग एक साथ घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दरअसल नी मिंगजू मेंग्याओ के घर ड्रॉप करने वाले थे। अब थोड़ा सा टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं नी मिंगजू के कार में मेंग्याओ जो कि बैठा हुआ था और अपनी ही सोच में गुम था। मेंग्याओ एक बार नी मिंगजू की ओर देखता है और फिर सोचने लगता है। दूसरी तरफ नी हुसैन जो कि बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, वो अपने भाई के सामने या फिर उसके आसपास बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। कार के अंदर बिल्कुल साइलेंस छाया हुआ था और नी हुसैन ने भी बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोला था। इसके बाद हम देखते हैं नी मिंगजू को, जो कि कार की रेयर व्यू मिरर से मेंग्याओ की ओर देखते हैं। मेंग्याओ की नज़र भी मिरर के ऊपर पड़ती है और वो मिंगजू को अपनी तरफ देखते हुआ देख शर्मा जाता है और वो तुरंत खिड़की से बाहर देखने लगता है। मेंग्याओ बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मेंग्याओ अपने मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि नी हुसैन का बड़ा भाई मेरा मेट है। क्या मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा। मून गॉडेस, आखिर क्यों नी हुसैन का बड़ा भाई ही क्यों। इतना सोचते हुए मेंग्याओ गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन यही सच था। इसके बाद मेंग्याओ ने फिर से एक बार हिम्मत करके रेयर व्यू मिरर में देखा, तो एक बार फिर से उसकी नज़रें नी मिंगजू से मिली, जो कि ऑलरेडी ही उसकी तरफ ही देख रहा था। इसके बाद मेंग्याओ अपने मन में सोचता है, बेशर्म, ये जानते हुए कि मैं उसका मेट हूँ, वो मुझे कैसे घूर रहा है। ये बोलते हुए मेंग्याओ के गाल शर्म से लाल हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नी मिंगजू हुसैन से कहता है, हुसैन। मिंगजू को जवाब देते हुए नी हुसैन कहता है, हाँ गगा। इसके बाद नी मिंगजू हुसैन से कहता है, तुम याओ से बात क्यों नहीं कर रहे, वो बोर हो रहा होगा। उसकी बात से हुसैन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो ठीक है मैं अपने भाई को आंसर करता है। इसके बाद नी मिंगजू मिंग्याओ से कहता है, याओ क्या तुम आज हमारे घर डिनर के लिए आना चाहोगे। दूसरी तरफ नी हुसैन जो कि अपने भाई के इस सवाल पर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने गगा को किसी को भी अपने घर इनवाइट करते हुए नहीं देखा था, और ख़ास करके डिनर के लिए। उसने हमेशा से ही अपने गगा को देखा है कि उसका गगा या तो बाहर ही मीटिंग करता था और या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में ही
खाना खाया करता था। उसने कभी भी किसी को भी अपने घर पर इनवाइट नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं मेंग्याओ नी मिंगजियो को जवाब देते हुए कहता है, "म, दरअसल मुझे मुझे घर में कुछ काम है।" उसे हकलाता हुआ देख नी मिंगजियो मेंग्याओ से कहता है, "ये सिर्फ एक दिन के लिए है। वैसे भी तुम डिनर के बाद अपने घर चले जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में ड्रॉप कर दूंगा। वैसे तुम्हें अकेले रहना पसंद है, लेकिन यह और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करोगे।" अपने गागा की इतनी सारी बातें सुनकर नी हुसैन को खांसी आने लगती है और वो शौक से उबरने के लिए खुद को थोड़ा टाइम देता है। दूसरी तरफ मेंग्याओ अपना सिर नीचे कर लेता है और वो इस बार नी मिंगजियो को बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करता है। वो नी मिंगजियो से कहता है, "ठीक है, मैं तैयार हूँ।" उसका जवाब सुनकर नी मिंगजियो हैप्पी हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए अपने आगे का सफ़र तय करता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग हाउस में विंग घर पहुंचता है। आज वो बहुत ज़्यादा शांत था। विंग अपने कमरे में जाता है और अपना बैग सोफे पर रख देता है। इसके बाद विंग बिना कपड़े बदले बेड पर लेट जाता है और वो लैनवांगजी के बारे में सोचने लगता है। विंग अपने मेट के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधे घंटे बाद जब वांग ली दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि विंग सो रहा है। इसके बाद वांग ली विंग से कहती है, "क्या मेरे पोते को कुछ हुआ है? क्या मेरा पोता ठीक है?" इतना बोलते हुए वो विंग के बेड के पास आ गई। उन्होंने धीरे से विंग के फोrehead पर अपना हाथ रखा और उनकी टच से ही विंग की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोल देता है। विंग अपनी दादी को पुकारता है। वांग ली विंग से कहती हैं, "क्या तुम थक गए हो?" अपनी दादी को जवाब देते हुए विंग कहता है, "हाँ ग्रैंडमा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है।" उसकी बात सुनकर वांग ली कहती है, "ठीक है, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करती हूँ।" उनकी बात पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वांग ली रूम से बाहर चली जाती हैं। वो विंग के लिए कुछ स्नैक्स तैयार करना चाहती थी। दूसरी तरफ विंग भी अपने कपड़े बदलता है और वो वांग ली के आने का इंतज़ार करता है। टाइम स्किप होता है और अब वांग ली अपने हाथ में एक ट्रे के साथ विंग के रूम में एंटर करती हैं। जैसे ही उनकी नज़रें विंग से मिलती हैं, वांग ली विंग से कहती हैं, "इसे लो और इसे पूरा फिनिश करना। ज़रूर तुम्हें भूख लगी होगी और शाम को मैं तुम्हारे लिए जल्दी खाना तैयार कर दूंगी।" उनकी बात सुनकर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद विंग अपने दादी के हाथों से नाश्ते की ट्रे ले लेता है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद विंग अपनी दादी से थोड़ी बातचीत भी करता है और वो घर के कामों में अपनी दादी की हेल्प भी करता है। जब भी विंग को लैन वांगजी की याद आती थी तो वो जानबूझकर खुद को किसी काम में बिज़ी कर लेता था, क्योंकि वो बार बार वांगजी के बारे में सोचना नहीं चाहता था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं लैन मैंसन में। रात हो चुकी थी। लैन ज़ैन स्विमिंग पूल के पास एक चेयर पर बैठा हुआ था। लैन ज़ैन अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में लैन सिजुई और लैन वांगजी भी लैन ज़ैन को ज्वाइन करते हैं। लैन ज़ैन जैसे ही अपने भाई और अपने बेटे को अपने पास आता हुआ देखता है तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। लैन सिजुई डैड कह के लैन ज़ैन को पुकारता है। इसके बाद लैन वांगजी धीमी आवाज़ में लैन ज़ैन से कहता है, "लैन ज़ैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।" इतना बोलने के बाद लैन वांगजी कुछ देर के लिए रुक जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर विंग के बारे में लैन ज़ैन को कैसे बताए, या फिर वो बताए भी या नहीं। दूसरी तरफ लैन ज़ैन जो कि लैन वांगजी के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था, तभी थोड़ी देर चुप रहने के बाद वांगजी अगले ही पल लैन ज़ैन से कहता है, "जल्द ही A1 हमारे घर पर किसी को लाने वाला है।" लैन वांगजी की बात सुनकर लैन ज़ैन आईवान की ओर देखता है। आईवान जो कि थोड़ा कंफ्यूज था, वो लैन वांगजी की ओर देखता है। इसके बाद लैन सिजुई लैन वांगजी से पूछता है, "लेकिन मैं किसे अपने साथ घर पर लाने वाला हूँ?" उसकी ओर देखते हुए लैन वांगजी सिजुई से कहता है, "क्या तुम अपने न्यू स्टूडेंट्स को घर पर नहीं लाने वाले हो?" लैन वांगजी की बात सुनकर लैन सिजुई के फेस से वो कन्फ्यूज़न दूर होता है और वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं वांगजी वहाँ से उठकर जाने लगता है और लैन ज़ैन वांगजी की ओर देखने लगता है। लैन ज़ैन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांगजी मुझसे कोई बात छुपा रहा है। क्या कुछ और भी है जो कि उसे मुझे बताना चाहिए? दूसरी तरफ लैन वांगजी जो कि जा रहा था, वो एक पल के लिए फिर से लैन ज़ैन की ओर मुड़ता है। उसे कुछ पल के लिए देखता है और वापस मेंशन के अंदर चला आता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है,
वो सोफे के ऊपर बैठता है और अपना फ़ोन बाहर निकाल के उसमें कुछ करने लगता है। हॉल के अंदर ही वांग जिशुआन और झाओ लिंग भी मौजूद थी। जैसे ही वांग जिशुआन ने लैन वांगजी को वहाँ पर देखा, उसने अपने व्हीलचेयर का एक बटन दबाया और व्हीलचेयर के साथ आगे बढ़ते हुए उसने लैन वांगजी को पुकारा, माय लव। उसकी आवाज़ सुनकर लैन वांगजी अपना फ़ोन बंद कर देता है और वो वांग जिशुआन की ओर देखकर मुस्कुराता है। वांग जिशुआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने लैन वांगजी के फेस को छुआ और उसके गाल को धीरे से सहलाया। इसके बाद वांग जिशुआन ने वांगजी से पूछा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आज पूरे दिन मुझे तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिला। क्या तुम भी आज बहुत ज़्यादा बिजी थे? उसे जवाब देते हुए लैन वांगजी कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। लैन वांगजी की बात सुनकर वांग जिशुआन झाओ लिंग की ओर देखती है। झाओ लिंग जिसके हाथ में एक ग्लास था और उसमें शायद कुछ तो था। इसके बाद वांग जिशुआन झाओ लिंग को इशारा करती है कि वो लैन वांगजी को वो ग्लास दे दे। इसके बाद झाओ लिंग आगे बढ़ती है और वो वांगजी को वो ग्लास पकड़ा देती है। वांगजी भी वो ग्लास ले लेता है। इसके बाद वांग जिशुआन लैन वांगजी से पूछती है, माय लव, क्या यह ड्रिंक इफ़ेक्टिव है? उसकी बात सुनकर लैन वांगजी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अगले ही पल वो उस ग्लास को अपने होठों से लगाता है ताकि वो उस ड्रिंक को पी सके। लेकिन अगले ही पल उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे रिसीव करने के लिए लैन वांगजी उठ खड़ा होता है। इसके बाद वांग जिशुआन से कहता है, माफ़ करना, कोई अर्जेंट कॉल है। उसे जवाब देते हुए वांग जिशुआन कहती है, कोई बात नहीं, तुम बात कर सकते हो। इसके बाद लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है और वो बालकनी में जाकर फ़ोन पर बात करने लगता है। वांग जिशुआन भी दूसरी तरफ मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो झाओ लिंग की ओर देखती है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशुआन सोचती है, आखिरकार सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे जल्द ही वो स्पिरिट मिल जाएगी जो कि मेरी बॉडी को ठीक कर सकेगी, मेरे इस आधे पैरालाइज बॉडी को ठीक कर सकेगी। 500 साल बीत गए हैं लेकिन मुझे 9 पूँछों वाली लोमड़ी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं वो कहाँ छिपी है, वरना अगर वो फॉक्स मुझे नहीं मिली तो वो हर पूर्णिमा के रात खिलने वाला फूल मेरी बॉडी को ठीक कर सकता है। लेकिन हमेशा ही मेरे उस फूल के पास पहुंचने से पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता है और जिसकी वजह से मैं फूल तक नहीं पहुंच पाती हूँ, और या फिर जब तक मैं फूल के पास पहुंच पाती हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशुआन झाओ लिंग से कहती है, उस पर नज़र रखो। इतना बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और उसकी बात का जवाब देते हुए झाओ लिंग कहती है, यस मैडम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। और साथ में प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को 500 लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। फिर मिलते हैं इस एफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।